हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिनर्जी लर्निंग। आई एम हेमंत कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस केमिस्ट्री पेपर 2, एडवांस 2026 केमिस्ट्री पेपर 2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ 3 सॉल्ट्स एट 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे हमें क्या दिए हुए हैं, मोलर कंडक्टिविटीज दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से इस चीज को देखें और उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे के की वैल्यू दी है, कप्पा की वैल्यू दी है, के इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 1.4 इंटू 10⁻⁻6 दी हुई है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आगे पूछा क्या है, देन इफ solubility of AgCl water is x, मतलब हमें solubility निकालनी है। solubility निकालने मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अब कॉन्सेंट्रेशन हम कहाँ से निकालेंगे, यस लैम्डा एम इन्फिनिटी से। कहाँ से निकालेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी से। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं ध्यान से कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ऑफ ए इंटू अंडर रूट सी। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। ठीक, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन दो कंसंट्रेशन दी हुई है, दो कंसंट्रेशन दी हुई है। ध्यान से देखते हैं इसको, दो कंसंट्रेशन दी हुई है। अगर NaNO3 की बात करें, NaNO3 की बात करें, ठीक है, NaNO3 की बात करते हैं पहले। तो इसमें जो लैम्डा एम पहला दिया वो 111 दिया, 111 विल बी इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस ए को एज इट इज रख देते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01। तो 0.01 इंटू रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू दी हुई है, अगर कंसंट्रेशन हमारा 0.04 रहता है तो लैम्डा एम की वैल्यू 101 होता है। तो लैम्डा एम की वैल्यू 101 होता है कब, जब कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 0.04। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस ए इंटू 0.2 अंडर रूट 0.04, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0.2। अब इन्हें सॉल्व करने पे, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी, ए देख लेते हैं एक बार क्या आ रही है यहाँ पे। एक बार सॉल्व करोगे आप लोग तो a की वैल्यू जो आएगी वो 100 आएगी। क्या आएगी, 100 आएगी। तो 100 जब हम लोग पुट करेंगे, 100 जब हम लोग पुट करेंगे, लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर NaNO3 जो आ जाएगा, लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर NaNO3 जो आ जाएगा, वो हमारा आएगा 121। कितना आ जाएगा, 121। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से इन दोनों वैल्यू के लिए NaCl और AgNO3, इन दोनों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करोगे इसी तरीके से दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और वहां से लैम्डा एम इंफिनिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लैम्डा एम इंफिनिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम अगर लैम्डा एम इंफिनिटी NaCl की बात करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 127 आती है। कितनी आती है, 127। और AgNO3 की अगर बात करें, अगर तो ये 134 आता है। कितना आता है, 134। ठीक है, 134 आता है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ हम क्या निकालना है, हमें AgCl निकालना है। क्या निकालना है, AgCl। तो लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ AgCl हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, AgNO3 प्लस NaCl, इन दोनों के लैम्डा एम इंफिनिटी को ऐड कर दिया तो हमारे पास एक्स्ट्रा के जो आ जाएगा वो NaNO3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 121। ठीक है, इसकी वैल्यू 121 आई थी। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद ये देखो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो लैम्डा एम ऑफ AgCl जो आएगी वो कितनी आएगी, 140। कितनी आ रही है, 140। ठीक है, और इसका हमें ये दिया हुआ यूनिट दिया हुआ, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो कप्पा की वैल्यू पे रख लेते हैं इसकी, लैम्डा एम इंफिनिटी पे। ठीक है, देखो लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर लैम्डा एम इंफिनिटी मतलब 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.4, दैट इज इक्वल टू के।
K की वैल्यू दी हुई है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1000, फिर डिवाइड बाई मोलारिटी लिख लो या फिर सॉल्युबिलिटी लिख लो, एक ही बात है। मोलारिटी या सॉल्युबिलिटी लिखोगे तो देखो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे ये देखो 1.4 और इसके इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा S या M इज इक्वल टू आ जाएगा S या M, सॉल्युबिलिटी या मोलारिटी बोल लो, एक ही बात है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 टू द पावर -5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 10 टू द पावर -5। हमें पूछा क्या है, देन लॉग ऑफ बेस 10 लिया है और x टू द पावर -1, मतलब 10 टू द पावर -5 की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पे क्या पूछा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ONO बॉन्ड एंगल इन द गिवन स्पीसीज इज, ठीक है। कौन कौन से स्पीसीज दिए हुए हैं, NO2 प्लस दिया हुआ है, फिर NO2 दिया हुआ है, फिर NO3 माइनस दिया हुआ है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं बॉन्ड एंगल निकाल के। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, अगर NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, NO2 प्लस का, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं NO2 प्लस का, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो N कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार, ये देखो ये हो गया NO2 प्लस का स्ट्रक्चर, ठीक। मतलब इसकी अगर बॉन्ड एंगल की बात, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा SP, मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारे पास NO2 माइनस और NO3 माइनस दिया हुआ है, ठीक है। पहले NO3 माइनस का निकाल लेते थे, ये देखो NO3 माइनस का, ठीक है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ऑक्सीजन हो गया -4 और ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया और ये लोन पेयर इसका डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये NO3 माइनस हो गया। अब NO3 माइनस में NO3 माइनस का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो ये क्या हो जाता है sp2, क्या हो जाता है sp2, मतलब यहां पे एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं तो इसका बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NO2 माइनस का ध्यान से देखना, NO2 माइनस, तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये NO2 माइनस और एक यहाँ पे क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 1 2 और 1 3, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। लेकिन यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो ज्यादा होगा, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 120 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 डिग्री से कम हो जाएगा इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्पीसीज दिया हुआ है, NO2 दिया हुआ है। NO2 ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। NO2, ये देखो ध्यान से, एक ये हो गया और इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया NO2। अब यहां पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हमें पता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, अगर सराउंडिंग एटम्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या होता है, ये इसको खींच लेता है और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहां पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना जाए तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। अब देखना इन दोनों में रिपल्शन जो है वो ज्यादा लगेगा, इन दोनों में ये मतलब ये सिग्मा बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच का रिपल्शन जो है वो कम लगेगा। तो इनके बीच का रिपल्शन कम लगेगा और इन दोनों में ज्यादा रिपल्शन लगेगा, मतलब ये 120 से क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ऑर्डर में लगा लेते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा NO2 प्लस, उसके बाद 120 से ज्यादा ये वाला, उसके बाद एग्जैक्ट 120 ये, उसके बाद 120 से कम। तो देखते हैं एक बार, NO2 प्लस सबसे ज्यादा किस में दिया हुआ है, ये और ये में दिया हुआ है, उसके बाद NO2 ये दोनों में दिया हुआ है, उसके बाद आ जाएगा आपका NO3 माइनस, मतलब B विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखना। नेचुरल रबर, देखो यहां पे पॉलीमर का भी डिस्कशन कर दिया है, किसका,
पॉलीमर को भी डिस्कस कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन पॉलीमर का भी ऐड कर दिया। नेचुरल रबर, अब देखते हैं नेचुरल रबर जो बनता है वो कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। पहले नेचुरल रबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ध्यान से, नेचुरल जो बनता है नेचुरल रबर वो ऐसा बनता है, ब्यूटा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। तो इसी से क्या बनेगा, इसी से हमारा नेचुरल रबर बनेगा, इसी से यही पॉलीमराइज होके क्या बनाएगा, नेचुरल रबर। अब ये किस तरीके से पॉलीमराइज होगा, ये इधर से बॉन्ड घूमेगा, ये इधर से बॉन्ड घूमेगा, ये इधर से बॉन्ड घूमेगा और ये इधर से बॉन्ड घूमेगा। अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा नेचुरल रबर का वो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ऐसा, फिर ये यहाँ से ये वाला जुड़ा हुआ रहेगा, ये वाला, और ये 1 2 3 4 यहाँ पे ये जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ऐसा जुड़ा रहेगा और यहाँ पे ऐसा जुड़ेगा। यही n टाइम्स कंप्लीटली रिपीटेड होगा। ठीक है, तो यही नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इसमें देखना क्या दिया हुआ है, ओजोन, ओजोन दिया हुआ है। ओजोन दिया हुआ है कब, ZnO के रिस्पेक्ट, Zn और H2O के रिस्पेक्ट में। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डबल बॉन्ड को काट के क्या करना है, ऑक्सीजन लगा देना है। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड को काट के अगर ऑक्सीजन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो गया और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे देखो एक CH2 दो CH2 है बीच में, तो CH2 ये 2 CH2 है, और इसमें क्या जाएगा, इस कार्बन में भी ऑक्सीजन लग जाएगा, इस कार्बन में भी ऑक्सीजन लगा दिया हमने। फिर क्या बोला है, फिर यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो एक मिथाइल हमने जोड़ दिया। फिर ये देखो, फिर क्या बोला, गिव्स द X मेजर प्रोडक्ट, X गिव्स आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, और टॉलेंस टेस्ट भी देता है। तो ध्यान से देखो, टॉलेंस टेस्ट देगा क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि यहाँ पे फ्री CH3 ग्रुप है। ठीक है, फ्री CH3 ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और टॉलेंस टेस्ट भी देगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से अगर पास करोगे तो क्या करेगा ये तुम्हारा H प्लस लेके जाएगा, H प्लस लेके जाएगा। ये देखो ये हाईली एसिडिक है, ये यहां से अगर H प्लस लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, ये CH2 माइनस, यहां से H प्लस ये लेके चला गया, और CH2 माइनस ये इंटरनली क्या कर लेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। और कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी देख लेते हैं ध्यान से, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। और फिर क्या बोला है कि हिट भी कर रहा है, मतलब OH आएगा, जो OH आएगा वहां से 5 मेंबर्ड की रिंग में, और वहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो A विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, a known artificial sweetener X is composed of 4-deoxy अल्फा डी गैलेक्टोज। ठीक है, 4-deoxy अल्फा डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोग गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ये थोड़ा सा ग्लूकोज से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, और अल्फा पोजीशन पे अल्फा है यहाँ पे दिया हुआ है, तो अल्फा बना लेंगे यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये बनेगा गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज कुछ ऐसा बनेगा, ये अल्फा बोला है, तो यहाँ पे OH नीचे आ जाएगा, ठीक है, OH नीचे आ जाएगा, और ये वाला भी OH नीचे आ जाएगा, और ये वाला OH ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर देखो ये वाला OH ऊपर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, गैलेक्टोज। कौन सा, अल्फा डी गैलेक्टोज। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ये 4 क्लोरो हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 क्लोरो, मतलब अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, यहां पे क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा। तो इसको हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन को डिलीट करना है, तो हटा के हमने क्या कर दिया, क्लोरीन लगा दिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1,6-डाईक्लोरो 1,6-डाईडीऑक्सी बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो फ्रक्टोज जो दिखता है वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा कुछ, और बीटा बोला है
बीटा बोला है तो बीटा का मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, ये यहाँ पे OH और ये यहाँ पे OH, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये CH2OH और यहाँ पे OH, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं, अब ध्यान से क्या क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, ध्यान से देखना कि इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है हमें सॉरी, ये यहाँ पे OH नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है 1 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 और 6 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या कर दिया है, ये लगा दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया है, हमारा क्लोरीन लगा दिया है, तो CH2Cl और CH2Cl। अब क्या बोला है, अब इनमें क्या बनाना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनोमेरिक कार्बन जो होगा, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन ये, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन ये, इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होगा, इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होगा, मतलब जैसे ही इन्वर्ट करोगे तो ये CH2Cl ऊपर आ जाएगा और ये OH कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब OH से जो लिंकेज होगी, यहाँ पे H2O का लिंकेज होगा, वो यहाँ से कुछ सिस जैसा दिखेगा हमें, यहाँ पे OH आएगा और सिस जैसा दिखेगा। देखते हैं ऑप्शन मैच करके कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दिख रहा है। दूसरे में क्लोरीन जो होगा, जो क्लोरीन होगा फर्स्ट पोजीशन पे, वो कहां पे होगा, अप साइड में होगा। क्लोरीन अप साइड में कहां पे देखते हैं, इसमें डाउन में है क्लोरीन और इसमें अप में है क्लोरीन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे क्या दिया, फॉर अ गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर K is rate constant for the reaction, कुछ ग्राफ दिया हुआ है, हमें देखते हैं ग्राफ एक एक करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं, डी सबसे आसान दिख रहा है क्योंकि रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट ही है, ये ऑप्शन करेक्ट ही है, ठीक है। ये कुछ रेट कांस्टेंट है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट दिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन की बात करते हैं, ध्यान से देखना, ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे रिएक्टेंट से यहाँ पे ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आगे देखना, रिएक्टेंट से जब ये प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट से जब ये प्रोडक्ट बना रहा है, देखना ध्यान से, तो हम इसको कैसे किस तरीके से लिखते हैं, इसको मान लेते हैं इसकी अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए होती है तो फिर फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या मान लेते हैं, A-X हो गया, और ये क्या बन गया, X बन गया, ठीक है। तो हम लोग जो रेट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, रेट कैसे लिखते हैं, यस रेट कैसे लिखते हैं, यहां पे देखो प्रोडक्ट वर्सेस टी पूछा है, क्या पूछा है, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो मान लेते हैं जो R इज इक्वल टू लिखा जाएगा कि किसी भी टाइम पे जो हमारा ये होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसको हमने R से रिलेट डिनोट कर दिया, और R इज इक्वल टू क्या होता है, R0 इंटू e⁻ KT, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पे प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट को हम लोग क्या X से रिप्लेस कर सकते हैं, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट को R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R मतलब ये जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है A-X, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A-X विल बी इक्वल टू A इंटू e⁻KT, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक। अगर हम लोग वापस से x की अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारा a कॉमन आ जाएगा और यहां से 1 - e⁻KT, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक। तो यहां पे देखो, यहां पे तो टाइम ही कांस्टेंट कर दिया, ये तो गलत दिया हुआ ग्राफ, ये ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, दूसरे ऑप्शन की अगर बात करते हैं, तो यहां पे अगर वैल्यू देखा जाए, यहां पे dr/dt वर्सेस r का ग्राफ पूछा है, तो माइनस ऑफ dr/dt इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखते हैं, अब देखना ध्यान से देखना कि यहां पे बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, स्ट्रेट लाइन तो सही बोला है, लेकिन ध्यान से देखना यहां पे अगर dr/dt निकालें तो dr/dt जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
माइनस ऑफ के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, मतलब जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। यहां पे हमारा स्लोप जो दिया हुआ है पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, थर्ड ऑप्शन के बारे में क्या पूछा है, ये बोला है dp अपॉन dt। अब हम लोग देखना ध्यान से, dp अपॉन dt कैसे तरीके से लिखते हैं, तो माइनस ऑफ dr अपॉन dt विल बी इक्वल टू, कैसे हम लोग इक्वेट करेंगे इसको, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू dp अपॉन dt। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग जो लिखते हैं k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, और r की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, r की वैल्यू होता है r नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस kt। मतलब जो dp अपॉन dt वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग टाइप ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग टाइप, जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, और कुछ टाइम के बाद आके एकदम कांस्टेंट को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ये देखो, ये मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट, मतलब सी एंड डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से क्वेश्चन है। अगर आपको रिएक्शन याद होंगे तो आप आसानी से बना दोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगर आपको रिएक्शन लेकिन याद होनी चाहिए, रिएक्शन अगर याद नहीं होगा तो आप नहीं बना पाओगे ये क्वेश्चन। देखो Xg एंड F2 अगर 1:5 रेशियो में लिया है, अगर 1:5 रेशियो में लिया है तो ये जो P हमारा बनता है वो क्या बनता है, Xg(F4), क्या बनता है, Xg(F4), ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं, अब Xg(F4), ठीक है, O2F2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखना ध्यान से, O2F2 से रिएक्ट करके ये Xg(F6) बना लेता है और O2 रिलीज कर देता है, ठीक है। ठीक, ध्यान से देखना, अब आगे Xg(F6) हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, तो देखो हाइड्रोलाइसिस यहां पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। अगर पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, 2 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, लेकिन यहां पे फुली हाइड्रोलाइज कर रहा है, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो जितने भी मतलब फ्लोरीन है सबको कौन रिप्लेस कर देगा, ऑक्सीजन। तो यहां पे ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, Xgo3। देख लेते हैं हम आगे क्या क्या दिया हुआ है। P has 2 lone pairs of electron on the central atom। ये देखो P क्या है, Xg(F4), यस बिल्कुल सही है, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, Q हैज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। Q क्या है, Q है हमारा Xg(F6), अगर Xg(F6) बनाओगे, अगर Xg(F6) बनाओगे, ठीक है, तो ये कैसा दिखता है, ये देखो सारी जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर भी रहता है, ध्यान से रहना, एक लोन पेयर भी रहता है, और लोन पेयर क्या होता है, डीलोकलाइज होता रहता है, कहां पे, इसके ऑक्टाहेड्रन फेसेस पे, ठीक है। तो ये पूरा एग्जैक्टली परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, Q कैन एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये देखो Q कहां दिया, Q क्या है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, यस करेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन दे रहा है, ये Q फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ R, R क्या है, R Xgo3, इसका ट्राइगोनल पिरामिड, यस ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ट्राइगोनल पिरामिड क्या होगा, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, the correct statements regarding the periodic properties of element is R, ठीक है। तो देखना क्या बोला है, पहले सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन ऑफ बोरोन, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, बोरोन, और ये हो गया कार्बन। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, 2s2 2p1, इसका क्या होता है, 2s2 2p2, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से, बोला सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सा बोला, सेकंड आयनाइजेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे हम लोग, तो 2s2 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2s2 और 2p1।
अब देखते हैं ध्यान से, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ये आसानी से नहीं देगा। मतलब बोरोन की जो होगी, बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो बोरोन की आयनाइजेशन, यहां क्या बोला, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम, मतलब इसका बोला है इज लेस देन, यस करेक्ट बोला है, इसका लेस होगा, बोरोन का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, मतलब आयनिक रेडियस हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स रहें, सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स के लिए क्या होता है कि जितना चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उतना क्या होता है, साइज छोटा होता जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कोई इनकरेक्ट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, under the identical condition in solid state the density of potassium metal is more than the density of the, ये देखो ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, लेकिन कंप्लीटली याद रखने वाला क्वेश्चन है, कंप्लीटली याद रखने वाला है, यहाँ पे ट्रेंड काम नहीं आता डेंसिटीज में, ठीक है। तो अगर इसका अगर डेंसिटी की अगर बात करें तो जनरली ये बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, देखो ध्यान से, ये सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर क्या होता है हमारा, फिर सोडियम, देन पोटेशियम और लिथियम, ठीक। यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला डेंसिटी ऑफ पोटेशियम मेटल इज मोर, नहीं ये गलत दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया और ये फ्लोरीन फ्लोरीन, दोनों में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहां पे देखो ध्यान से देखना, यहां पे तीन तीन लोन पेयर्स होते हैं, यहां पे तीन तीन लोन पेयर्स होते हैं, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होता है और ये बॉन्ड क्या होता है, आसानी से टूट जाता है, मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा। लेकिन यहां पे क्या बोला है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, NH2, ठीक है, अनिलीन में रिएक्शन कराया, अनिलीन का रिएक्शन कराया, ये देखो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान रिएक्शन है। ये देखो क्या क्या यहां पे अगर जब हम लोग एनिलीन में जब इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं, जब भी एनिलीन में इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, याद है क्या, यस, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, ये अनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यही देखो, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया था, ताकि हमारा मेटा अच्छा खासा परसेंटेज 47% बनता था, वो ना बने, वही काम किया है। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको एक बार, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये क्या बनेगा तुम्हारा, पहले स्टेप में ये ऐसा कुछ बन जाएगा, NH एंड देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये बन जाएगा, ठीक। दूसरे बार में क्या बोला है, दूसरे बार में क्या बोला है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। अब हमें पता है कि क्या होगा, ये हमें जो मेजर प्रोडक्ट देगा वो पैरा वाला देगा। पहले जो अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे HNO3 और H2SO4 डालते तो अच्छा खासा हमारा ऑर्थो मेटा भी बन जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पैरा मेजर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला, ये P हो गया हमारा, ये P हो गया हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं देखो ध्यान से, आगे क्या बोला है, H3 और हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो वापस से ये क्या बन जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, ये देखो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये हट जाएगा वापस से और ये बन जाएगा आपका NH2 और यहाँ पे NO2 लग जाएगा। ये कौन सा कंपाउंड हो गया, अभी ये नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या बोला, NaNO2 और HCl डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करवा रहा है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करवा रहा है, देखो ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनाएगा, देखो 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 ध्यान से देखो, ये क्या बना लेगा, ये N2 प्लस Cl माइनस, कहां से कहां तक बोला, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, दिख रहा है क्या, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ये स्टेबल रहेगा, टूटेगा नहीं यहां से, ठीक। ये हो गया आपका Q, ठीक। अब देखो ध्यान से आगे ये Q बन गया हमारा, P बन गया है, Q बन गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक और रिएक्शन दिया हुआ है, ये देखो ध्यान से देखना, क्यूमीन वाला रिएक्शन याद है क्या, क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप में जो किया है, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा बनाया है वो क्या किया है, क्यूमीन से फिनॉल बनाया गया है। तो क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में, ये देखो फर्स्ट स्टेप में ये बना लेगा आपका फिनॉल और एसीटोन बनाता है, तो ये फिनॉल बन गया, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या बोला है, दूसरे स्टेप में NaOH एंड CO2, तो NaOH एंड CO2 जैसे ही डालोगे और हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे COOH ये आ जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये S हो गया, ठीक। अब देखना ध्यान से, इसमें Q पास कर रहा है, Q मतलब इसको पास कर रहा है, ठीक है,
और किसके प्रेजेंस में, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। अब हमें पता है कि कपलिंग रिएक्शन कौन सा शो करता है, हाईली एक्टिवेटेड रिंग शो करता है कपलिंग रिएक्शन, ठीक। मतलब रिंग में अगर NH2 रहा तो वो शो करेगा कपलिंग रिएक्शन, लेकिन अगर OH रहा तो नहीं करता, लेकिन एक्वस NaOH होने के कारण ये H+ हटा देगा, जिसके कारण क्या करेगा, ये कपलिंग रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। मतलब ये भी कपलिंग रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक। देखना, और कपलिंग रिएक्शन शो करने के बाद, कपलिंग रिएक्शन शो करने के बाद ये कहां पे, वो कहां पे अटैक करेगा, इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ध्यान से देखना, इसके पैरा पोजीशन पे, यहां पे क्यू डाला है हमने, क्यू डाला, ये एलिमेंट, ठीक है, ये कंपाउंड हमने दिया है, तो ये यहां से जो बन के आएगा, यहां से ये जो बन के आएगा वो ऐसा कुछ बन के आएगा। देखो ध्यान से देखो, ऐसा कुछ बन के आएगा, ये OH, और यहां पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड COOH, और यहां से क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, और ये और यहां पे पैरा पे NO2 आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं पढ़ के क्या क्या दिया हुआ है। Q ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल, Q कहां पे है, Q कहां पे, ये देखो Q, इसको इथेनॉल से अगर ट्रीट करेंगे, मतलब C2H5OH से, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब क्या होगा, दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होगा तो मतलब क्या बनेगा, अल्कोहल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, एल्डिहाइड में। Q ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल जनरेट्स एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा क्या, अरे एरोमेटिक बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये एरोमेटिक है क्या, यही ऑक्सीडाइज होगा, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये एरोमेटिक है ही नहीं, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा कहां से। मतलब ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, S गिव्स पॉजिटिव थैलिन डाई टेस्ट। S कहां पे, यस S कपलिंग रिएक्शन शो कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव डाई टेस्ट ये देगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। P इज अ डाई नाइट्रो कंपाउंड, P कहां पे, P डाई नाइट्रो कंपाउंड, यही गलत है, P डाई नाइट्रो नहीं है, P डाई नाइट्रो नहीं है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, T इज अ कलर कंपाउंड, T इज अ कलर कंपाउंड, T कौन सा था, ये T है, मतलब ये वाला कंपाउंड, ये कलर कंपाउंड होगा, यस ये बिल्कुल भी सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुगर इज आर, ठीक है। सुगर के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। यहां पे गिवन भी है स्पेसिफिक रोटेशन, L ग्लूकोज और L फ्रुक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो इन्वर्टेज शुगर के बारे में यहां पे डिस्कस किया, बहुत सारा एग्जांपल है। तो इन्वर्टेज शुगर जो होता है, ठीक है, उसको सुक्रोज भी हम लोग बोलते हैं। ये देखो सुक्रोज जो बनता है कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के इक्वल मोल से, और कौन सा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज के इक्वल मोल्स मिलाने पे हमारा क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, ठीक है, सुक्रोज बनता है। और इसका जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो +52.5, और इसका जो होता है वो 90 -92.5 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अब इसकी बात करते हैं। देखो, तो यहां पे अगर नेट एंगल ऑफ रोटेशन निकालोगे सुक्रोज का तो वो निगेटिव में आता है। कितना निगेटिव आता है, वो -19 पॉइंट समथिंग आता है, -20 डिग्री सेल्सियस हम लोग, -20 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्टेड शुगर इज -40 डिग्री, जो इनकरेक्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 ग्लूकोनिक एसिड ऑक्सीडाइजेस टू सैकरिक एसिड, यस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्लूकोनिक एसिड क्या बनता है, सैकरिक एसिड। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर निकालने में ग्लूकोज का हमारा हेल्प भी करता था, याद है क्या। नेक्स्ट, वेयर एज ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज टू सैकरिक एसिड, नहीं गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। HNO3 है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है, ऊपर और नीचे दोनों को ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेता है, सैकरिक एसिड बना लेता है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से, फ्रक्टोज गिव्स अ पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। यस, फ्रक्टोज पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट क्यों देता है, क्योंकि क्या होता है, ये आइसोमेराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, आइसोमेराइज हो जाता है। किसमें आइसोमेराइज होता है, ग्लूकोज एंड मैनोज में, ठीक। तो यहां पे क्या लिखा है, इट आइसोमेराइजेस टू ग्लूकोज एंड अनदर एल्डोहेक्सोज इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग टेस्ट। यस बिल्कुल करेक्ट। बेसिक मीडियम में ये क्या हो जाता है, ग्लूकोज एंड
ग्लूकोज एंड मैनोज में ये कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमेराइज हो जाता है, ठीक, इसीलिए फेलिंग टेस्ट देता है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला, इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस करस्पॉन्डिंग डाइसैकेराइड। यस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिया हुआ है, ठीक। द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जॉर्व्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 टू n2, ठीक है। देखो किसके लिए दिया हुआ है, n1 से n2 जा रहा है, वो x के लिए दिया हुआ है, इज लैम्डा, वेवलेंथ भी दिया हुआ है, ठीक। द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जॉर्व द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट ऑफ प्रिंसिपल n2 टू n4। अब y के लिए जो दिया हुआ है वो n2 टू n4, ठीक है, और इसकी लैम्डा वैल्यू दी हुई है 9 लैम्डा। फिर हमें पूछा गया द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है। पहले इसके निकाल लेते हैं, a प्लस बी आएगा कितना, a प्लस बी निकालने के लिए हमें x एंड y का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट है, उसी के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a एंड b, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे रेडबर्ग इक्वेशन लगाते हैं। देखो ध्यान से, रेडबर्ग इक्वेशन क्या क्या आ जाएगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, ठीक है। इसका मान लेते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है मान लेते हैं Z1 है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है मान लेते हैं हम लोग Z2 है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर Z2 है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है, क्योंकि ये 1 से 2 आ रहा है, ठीक है, और देखना इंटू Z1 स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये देखो ध्यान से, 1 बाई लैम्डा, ये क्या हो जाएगा RH, और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 3/4 Z1 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं, ये देखना, उसमें 1 बाई लैम्डा की वैल्यू 9 लैम्डा दी हुई है, 9 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RH इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 इंटू Z2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, 1/9 लैम्डा विल बी इक्वल टू RH इंटू ये इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, ये 4 और ये हो जाएगा 3/16 इंटू Z2 स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 ये हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये दो डिवाइड करोगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये 9 इज इक्वल टू लैम्डा कट जाएगा, 1 बाई लैम्डा दोनों जगह, RH कट जाएगा, और ये देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 3/4 अपॉन 3/16, ठीक है, इंटू Z1 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर, ठीक। ये 3 कैंसल आउट हो गया, ये 4 आ गया, 4 ऊपर चला गया और इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये Z1 अपॉन Z2 की जो यहां से वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 आ जाएगी। मतलब जो एटॉमिक नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर जो हमारा दिया हुआ है 3 और 2 दिया हुआ है, ठीक। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बना लेते हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बनाने के लिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Z1 अगर 3 दिया हुआ है तो किसकी बात कर रहा है, लिथियम की बात कर रहा है। तो क्या लिथियम के लिए बोर मॉडल वैलिड है, ये नहीं वैलिड नहीं है, तो मतलब किसके लिए वैलिड होगा, लिथियम, यस, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कब आएगा, लिथियम 2+ पे आएगा, मतलब A की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। फिर यहाँ पे हीलियम आ गया, अब हीलियम में क्या आ जाएगा, कितना चार्ज, 1+ आ जाएगा, तभी ये वैलिड होगा, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें A प्लस B की वैल्यू पूछा है, तो A प्लस B की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक, एट अ गिवन टेम्परेचर 0.45 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 50 ml ऑफ वाटर इज शेकन विद 1 ग्राम ऑफ चारकोल, ठीक है। मतलब क्या किया गया कि
कि शेक किया गया, जैसे एसिटिक एसिड का कोई सॉल्यूशन ले लिया गया 50 ml में और उसको क्या किया गया, शेक किया गया चारकोल के प्रेजेंस में। अब हमें पता है कि चारकोल के प्रेजेंस में अगर शेक करेंगे तो क्या करेगा, चारकोल कुछ एसिटिक एसिड को अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक। एंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब जो अब्सॉर्ब करने के बाद का जो पीएच दिया हुआ है, अब्सॉर्ब करने के बाद, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बोल रहा है, तो अब्सॉर्ब करने के बाद का जो पीएच दिया हुआ है वो हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक। तो देख लेते हैं एक बार पीएच दिया हुआ, तो पीएच वाला एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पे थोड़ा सा। तो CH3COOH जो होगा वो किसमें टूटता है, किसमें डिसोसिएट होता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब आगे देखते हैं ध्यान से। देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, और देखना ये इसका इक्वेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से अब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, उसके बारे में दिया हुआ है हमारा इंफॉर्मेशन। उसको हम लोग आगे देखेंगे, पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। मोलर मास दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ये दिया हुआ 10 टू द पावर -5। ये Ka वैल्यू यहां पे दी हुई है, Ka वैल्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, ठीक। अब मान लेते हैं जब pH हमारा, pH जो हमारा दिया हुआ है, pH वो कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, H प्लस का जो कंसंट्रेशन वो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -3 आ गया, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, C माइनस एक्स इंटू एक्स, और ये x बनता और ये भी x बनता, तो x की वैल्यू हमें दी हुई, क्या दी हुई है, 10 टू द पावर -3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3, ये कितना हो जाएगा, c माइनस 10 टू द पावर -3। अब k वैल्यू में रख देते हैं इसको, ये देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, k वैल्यू मतलब 10 टू द पावर -5 विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, डिवाइड बाई c माइनस 10 टू द पावर -3, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसको हम लोग सी के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सी के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया तो इसकी सुई को जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.1 m, ठीक। तो मतलब जो एसिटिक एसिड हमारा जो बचा उसकी कंसंट्रेशन जो आएगी वो क्या आएगी, 0.1 m। तो इससे वेट निकाल लेते हैं, ये देखो वॉल्यूम भी दिया हुआ है हमारे पास, 50 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, 50 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम वेट निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, 0.1 m इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 50 ml दिया हुआ, तो इसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटू 10 टू द पावर -3। अब वेट निकाल लेते हैं, वेट हमारा कितना है, वेट हमारा कितना आएगा इसका, तो ये 0.1 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60, ये गिवन है, ये गिवन है 60, ठीक है। तो यहां से जो वेट निकल के आएगा, यहां से जो वेट निकल के आएगा ये आएगा आपका 0.3, कितना आएगा, 0.3 ग्राम, ठीक। मतलब जो अब्जॉर्प्शन हुआ वो कितना हो गया, अब्जॉर्प्शन जो हो गया वो कितना हो गया, देखो ध्यान से, अब्जॉर्प्शन जो हो गया वो कितना हो गया, ये 0.45 था और यहां पे 0.3 बच गया, तो अब्जॉर्प्शन जो हो गया, जो x की वैल्यू बोल रहा है वो कितना हो जाएगा, 0.15, कितना आ गया, 0.15, ठीक। अब देखो इक्वेशन में यहां पे पुट करते हैं, इक्वेशन में यहां पे पुट करते हैं, देखो ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x अपॉन m, x की वैल्यू क्या आ गई, 0.15 अपॉन m, m क्या दिया हुआ, 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू k इंटू सी टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा क्या, इफ द प्लॉट ऑफ log x by m, मतलब हमें क्या लेना होगा, अगेंस्ट log c, ठीक, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 1, तो सबसे पहले हम लोग log ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log 0.15 will be equal to log k plus 1 by n into log c। अब c की वैल्यू यहां पे क्या दी हुई है, c की वैल्यू यहां पे क्या दी हुई है, 0.1, तो इसको 0.1 रख लेते हैं, c की वैल्यू 0.1, ठीक है, c की वैल्यू 0.1 हो गई। अब देखना ध्यान से देखना
कि यहां पे बोला स्लोप, ये देखो, ये अगर इसको कंपेयर करें, इसको अगर कंपेयर करें x बाई एम और log c से, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। मतलब 1 बाई एन की वैल्यू जो दी हुई है वो 1 दी हुई है, मतलब ये स्लोप जो का जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग हटा के 1 से रिप्लेस कर लेंगे, इसको हटा के हम लोग क्या कर लेंगे, 1 से रिप्लेस कर लेंगे। तो इसको हटा दिया मैंने सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस, मतलब फिर वो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1.5 विल बी इक्वल टू लॉग के। यहां से के की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये होगा 1.5, ठीक है। क्या पूछा था हमें, हमें के की वैल्यू भी पूछा है, के की वैल्यू पूछा तो क्या आ जाएगा 1.5। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, इन अ सॉल्वेंट एस, कोई एक एस सॉल्वेंट है, अ कंपाउंड बी इज पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू दिस, ठीक, ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। बी सी डी आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर, द मोलर मास ऑफ बी इज 10 टाइम्स द मोलर मास ऑफ एस। तो मान लेते हैं एस का जो मोलर मास है वो क्या है, m है, तो B का मोलर मास क्या हो जाएगा, 10m हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एस, सॉल्वेंट का स्टैंडर्ड इंथैल्पी और क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। और क्या बोला है, अ सॉल्यूशन ऑफ बी इन एस, कोई सॉल्यूशन बना रहा है जिसमें बी को डिसॉल्व कर रहा है एस में, ठीक, विद एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी एस 0.25% वेट बाई वेट, ठीक है। मतलब इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम रखा है, ठीक है, तो उसमें बी का जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.25 ग्राम, ठीक है, 0.25 ग्राम। और हमारा जो सॉल्वेंट का जो वेट हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेट, वो सॉल्वेंट का वेट जो हो जाएगा हमारा 99.75 ग्राम, कितना आ जाएगा, 99.75 ग्राम, ठीक। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, हैज बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है वो 40, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है 408, मतलब 400 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 408 हो जा रहा है। मतलब डेल्टा टीबी यहाँ पे हमें निकाल सकते हैं, तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा टीबी वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। तो 8 विल बी इक्वल टू, डेल्टा टीबी हमें पता है क्या होता है, डेल्टा टीबी, ये देखो ये डिसोसिएट भी और आगे डिसोसिएट भी हो रहा है, तो यहां से आई भी हमें पुट करना पड़ेगा, आई भी पुट करना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं 1 माइनस अल्फा अगर रिएक्ट कर गया तो ये कितना बनेगा, 2 अल्फा, और ये कितना बनेगा, 2 अल्फा। तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा, ठीक है। तो आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 आ गया, ये 8 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा, 1 प्लस 3 अल्फा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, अब देखो के बी हमें डायरेक्ट दिया नहीं हुआ है, तो के बी का हमें एक फॉर्मूला पता है, यस, याद है क्या के बी का फॉर्मूला, केबी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर इंटू केबी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इंटू टीबी स्क्वायर इंटू, ये देखो लिख लेते हैं एक बार, केबी विल बी इक्वल टू आर इंटू टीबी स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्वेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, ठीक है। ये वैल्यू होती है केबी की, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं केबी के आर, ये आर हो गया, और टीबी मतलब क्या हो गया, 400 इंटू 400, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या माना है हमने, एम माना है, डिवाइडेड बाई ये 1000 हो गया, और यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है हमारा, डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है 10 आर दिया हुआ है, ठीक।
तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 चला गया। अब R से R कैंसल आउट हो गया, ये कितना आ गया 16m, कितना आ गया ये केवी की वैल्यू 16m इंटू 16m। अब मोलालिटी निकाल लेते हैं। मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, ये देखो ध्यान से, इसका वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है 0.25 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, बी का मॉलिक्यूलर वेट जो आ जाएगा वो 10m आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10m डिवाइडेड बाई इसका जो वेट हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 99.75 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस m को यहाँ पे पुट कर दो, m को पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका 0.25 डिवाइडेड बाई 10m इंटू 99.75 इंटू 1000। ठीक है, इससे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो ऑलमोस्ट जो आएगा वो 33.33% के आसपास आएगा, 33.33% के आसपास आएगा। ठीक है, 33% के आसपास आएगा, 33% पॉइंट समथिंग, तो 33 के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द कोऑर्डिनेटिंग एटम्स ऑफ द लिगेंड्स इन सिस, सिस बोला है, सिस, इसका सिस बना लेते पहले। ये देखो ध्यान से, ये कोबाल्ट हो गया, इसका सिस बना लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे क्या हो गया 2 क्लोरीन और 4 NH3, तो ये NH3, ये NH3, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये NH3 और ये NH3, ये सिस हो गया। ठीक, दूसरा, ये देखो दूसरा, ये आइसोमर से क्वेश्चन है, ये भी मर है। मर मतलब क्या हो गया, मर मतलब फेशियल में नहीं होना चाहिए, तीनों तीनों एक साथ फेशियल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मर बोलते हैं, एक फेक बोलते हैं, एक मर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये देखो CO, ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, एक जगह पे नहीं होना चाहिए, तो ऐसे Cl लगा लेते हैं पहले, ये Cl, ये Cl और ये Cl, तीनों एक जगह पे नहीं आया, तीनों किसी भी फेस पे नहीं आए, कोई भी ऑक्टाहेड्रल के फेस में नहीं आया। नेक्स्ट NH3, NH3 और ये NH3, ये भी कोई फेस पे नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मर हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मर। ठीक, अब देखना आगे पूछा है, आगे पूछा है octahedral complexes are at vertices of an octahedron. ठीक है, the sum of the triangular faces मतलब जो ऑक्टाहेड्रन बन रहा होगा इसका ट्रायंगुलर फेसेस, जैसे अगर एक ऑक्टाहेड्रन बन रहा है, अगर एक ऑक्टाहेड्रन बन रहा है तो उसका ट्रायंगुलर फेसेस मतलब इन तीनों को मिलाने से जो ऐसा फेस बन के आएगा, ऐसा एक फेस जो बन के आएगा, उस फेस की बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 1 नाइट्रोजन एंड 2 Cl, 2 Cl बोल रहा है और एक नाइट्रोजन होना चाहिए। मतलब अगर अगर देखते हैं ध्यान से तो कितना होता है, कितना होता है देखते हैं ध्यान से, मतलब 2 Cl हो गया और ये बनना चाहिए, ऑक्टाहेड्रन का फेस बनना चाहिए, ये बोल रहा है हमें क्लियरली। अगर आप ये सोच रहे हो कि इन तीनों को हम ले लें, इन तीनों को ले लें, तो ये एक ही प्लेन में आएगा, ये ऑक्टाहेड्रन का फेस नहीं बनेगा इससे, तो हम ये तीनों नहीं ले सकते हैं। हम क्या लेंगे, ये देखो, ये एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे, दूसरा कहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। ठीक, तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे, 2 फेजेस, और कहीं बनेगा क्या, और कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसा बनेगा, फिर यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, फिर यहाँ पे बोल रहा हूं मैं कि 2 ये लेके एक ऐसा, ये प्लेन में नहीं लिख सकते, प्लेन में नहीं ले सकते एक ही, क्योंकि ऑक्टाहेड्रन का फेस बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये बन जाएगा, एक ऊपर बना, एक नीचे सिमिलरली बनेगा, एक नीचे बनेगा, ये देखो 2 हो गए। अब इन दोनों को लो, ये देखो इन दोनों क्लोरीन को लेते हैं, ये देखो एक ये बन जाएगा और एक यहाँ से नीचे से बनेगा, ये 2 बन गया, तो टोटल कितने होगा, 2 इससे 4, तो टोटल जो आंसर होगा हमारा कितना होगा, 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से देखते हैं। देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर असाइक्लिक मोनोमर्स। ठीक है, असाइक्लिक मोनोमर्स के बारे में बोला है। ठीक है, तो बना लेते हैं। पहला CH3 आई है तो यहाँ पे KCN डालोगे तो यहाँ पे CN आ जाएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या आ जाएगा ये CH3 COOH ये बन जाएगा। फिर रेड फॉस्फोरस Br2, रेड फॉस्फोरस Br2 के प्रेजेंस में अगर कराओगे रिएक्शन इसका तो ये क्या बना लेगा CH2 और अल्फा पे क्या आ जाएगा Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH। फिर क्या बोला, अमोनिया डाल दिया। ये देखो अमोनिया, Br को हटा के अमोनिया लगा तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे COOH। ठीक, नेक्स्ट ये हमारा X बन गया। क्या बन गया हमारा ये X। तो थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेते हैं ताकि हमें बाद में पॉलीमर बनाने में, क्योंकि ये पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये देखो, ठीक, ये बन गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, बोला है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम, तो कैप्रोलेक्टम एक बार बना लेते हैं। ये देखो कैप्रोलेक्टम कैसा दिखता है, ये देखो कैप्रोलेक्टम ऐसा दिखता है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पे NH, ये देखो ये ऐसा कैप्रोलेक्टम बन गया। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, अब देखो, अब देखना ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें इसने हाइड्रोलिसिस कराया है, हाइड्रोलिसिस कराया H3O+ और हिट कर दिया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां से टूट जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये आसान है रिएक्शन, ये देखो ऐसा बनेगा NH2 और यहाँ पे CH2। कितने CH2 होंगे, 1 2 3 4 5, 5 CH2 होंगे। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं CH2। ठीक है, ये 5 टाइम्स और यहाँ पे जो बन के आएगा वो C डबल बॉन्ड O और OH बन के आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों मिला के एक पॉलीमर बना रहा है। देखो ध्यान से कितने मोल्स ले रहा है, देखना ध्यान से। 500 मोल्स ऑफ X कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 500 मोल्स ऑफ Y to give 1 mole of single biodegradable acyclic copolymer Z as only product। मतलब 500 मोल्स इसके लिए हमने, 500 मोल्स इसके लिए हमने। ठीक है, ठीक, द अमाउंट ऑफ Z फॉर्म्ड इन ग्राम इज। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे क्या होगा। अब जैसे इन दोनों को हम लोग जब मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से OH, ये दोनों मिलके एक लिंकेज बना लेगा, एक लिंकेज बना लेगा। तो अगर 500 इसको अगर इस तरीके से सोचोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक, ठीक, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अगर लिंकेज जो बनेगा, जो लिंकेज बनेगा 1000 मोल्स से बनेगा तो 1000 मोल से क्या होगा, कंटिन्यूअसली ये जुड़ता जाएगा, कंटिन्यूअसली जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। मतलब 2 मोल से 2 मोल अगर रहेंगे तो 1 वाटर निकलेगा, फिर 3 रहेगा तो 2 वाटर निकलेगा, फिर 4 रहेगा तो 3 वाटर निकलेगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अगर 1000 मोल्स रहा दोनों का मिला के तो टोटल जो वाटर का मोल्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, 999 मोल्स निकलेंगे वाटर के। ठीक है, ठीक, अब देखना ध्यान से। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि हम लोगों ने कितना लिया है। ये देखो, ये हमने लिया है, ये इसके कितने मोल्स लिए, 500 मोल्स, इसके 500 मोल्स लिए हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास भी देख लेते हैं एक बार, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास इसका मॉलिक्यूलर मास 75। तो 500, ये 500 इंटू 75, ये इसका वेट हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, ये इसका भी हमने 500 मोल्स लिया तो 500 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास देख लेते कितना आता है, इसका मॉलिक्यूलर मास देख लेते कितना आता है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो आ रहा है आपका वो 131, कितना आ रहा है, 131। ठीक है, तो ये आ गया टोटल। अब इसमें से क्या होगा, 999 मोल्स ऑफ वाटर निकल गया होगा। तो इसमें से 999 इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, ये हमने हटा दिया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 85018, ये इसकी वैल्यू आएगी, इतनी ग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। कंसीडर अ 5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ बी इन ए, मतलब बी इन ए, मतलब बी क्या हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया, ए क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया। इनसाइड अ क्लोज्ड कंटेनर हैविंग टोटल वेपर प्रेशर 100 mm of Hg at 300 केल्विन। ठीक ठीक, तो 5 मोलल दिया हुआ है, तो हमें पता है ये मोलारिटी दिया हुआ है, तो मोलारिटी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ ए। ठीक है, तो वेट ऑफ ए हम लोगों ने मान लिया, मान लेते हैं अगर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अगर 5 है, बी अगर 5 है, तो वेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ए जो हो जाएगा हमारा वो 1 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 kg, मतलब कितना ग्राम, ये 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लेते हैं यहां से। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 50, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 20 आ जाएगी। कितनी आएगी 20। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पता चल गया हमें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो एक्सए की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20/25 विच विल बी इक्वल टू 4/5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/5। अब हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ये देखो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ध्यान से टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर हम लोग निकाल लेते हैं। देखो टोटल प्रेशर के फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे यहां पे, देखो पीटी, पीटी जो होता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, सारी वैल्यूज दी हुई है आई गेस। ए का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है देखते हैं ध्यान से। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एट 300 केल्विन इज 105, तो यहाँ पे 105 इंटू ये एक्स से कितना आ गया 4/5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये पी बी नॉट ये हमें निकालना है, इंटू ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ 1/5। ठीक है, और ये टोटल प्रेशर दिया हुआ हमारा 100। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 21, और 21 इंटू 4 84, 84 माइनस 100, ये कितना गया पी बी नॉट जो आ गया हमारा, पी बी नॉट 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 मतलब 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg आ गया। ठीक है, देखते हैं हमें पूछ क्या रहा है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, एट 300 केल्विन द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या लेना है हमें 1। ठीक है, इन वेपर फेज टू इट्स वॉल्यूम इन लिक्विड फेज। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। क्या करते हैं, क्या किया कि दोनों जगह क्या लगा दिया, दोनों जगह क्या लगा दिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहां पे लगा सकते हैं, वेपर फेज में लगाएंगे, लिक्विड फेज में नहीं लगा सकते पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, उसके लिए हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। देखो तो यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ होगा, देखो 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 ध्यान से देखो, यस डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी ये दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है। तो मोलर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इन किस फेज में, वेपर फेज में। ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम मतलब n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब RT अपॉन पी नॉट बी, बी का प्योर बी का प्रेशर। ठीक है, अब ये हो गया, आर की वैल्यू हमें दी हुई है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.082 ऐसे कुछ होगा, कुछ ना कुछ दिया है, ये देखो 0.08 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.08 इंटू ये 300 डिवाइडेड बाई ये 80, अभी पी बी नॉट हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ये क्या था, पीबी नॉट mm ऑफ Hg में था, ठीक है। हमें यूनिट देखना है, बहुत ध्यान से देखना है यूनिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 760 से। तो 760 से डिवाइड करोगे 760 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 228 लीटर्स आएगा। कितना आएगा, 228 लीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट 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 वॉल्यूम हमें पूछा, वॉल्यूम इन लिक्विड फेज, वॉल्यूम इन लिक्विड फेज बोला है, तो वॉल्यूम इन लिक्विड फेज भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज कैसे निकालेंगे, यस यस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहां पे गलती से भी मैंने मत लगाना। कैसे निकालेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास अपॉन मास अपॉन, यस, मोल्स कितना हो गया, 1 मोल, मोलर वॉल्यूम बोला है इसलिए 1 मोल। तो मास, इसका एटॉमिक मास कितना दिया, बी का, देखो ध्यान से, बी का एटॉमिक मास, ये देखो बी का मोलर मास दिया हुआ है 57, 57 डिवाइडेड बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है आपका 0.5 ग्राम पर एम एल, 0.5 ग्राम पर एम एल, मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आएगा, ये 1/2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 114 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, 114 इंटू 10⁻³ लीटर, ठीक है। क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है, इसका रेशियो पूछा है, ये देखो 1 और ये 2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2000, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है। वेपर फेज पूछा तो क्या करते हैं, लगा लेते हैं फॉर्मूला, पीटी इंटू वाई, बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पीटी हमारा 100 दिया हुआ है, पीटी हमारा 100 दिया हुआ है, वाई भी हमें निकालना है, और पी नॉट भी अभी हमने कैलकुलेट किया वो 80 था, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो था हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो था हमारा 1/5 था, 1/5, ठीक है। तो इसको, ये 16 आ गया, 16/100 आ गया, मतलब वाई बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.16 विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कुछ सीक्वेंस दिया हुआ रिएक्शंस का, उसके बाद हमें कुछ, पहले सीक्वेंस कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से देखो, सीक्वेंस कंप्लीट करते हैं। ये देखो, ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखो एनाहाइड्रस AlCl के प्रेजेंस में इसको डाला है, तो ये क्या हो जाएगा, Cl इसको, ये Cl इसको डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और जाके कहां पे अटैक करेगा, इसके ऑर्थो या पैरा पे, ध्यान से देखना, तो इसके पैरा पे या इसके पैरा पे हो जाएगा जो इसके ऑर्थो पोजीशन पे होगा, तो या तो यहां पे अटैक करा लो या तो यहां पे अटैक करा लो, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा, देखना ध्यान से, ये जो बन के आएगा, ये जो बन के आएगा कुछ ऐसा बन के आएगा, देखो ध्यान से, पहले स्टेप में रिएक्शन जब होगा तो ये ऐसा, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल, और यहाँ पे हमारा देखो ये कार्बन और इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये कार्बन और यहाँ पे एक Cl, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला, NaI डाल दिया है, NaI डाल दिया, ये देखो फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन हो जाएगा और Cl को हटा देगा यहाँ पे और आयोडीन आ जाएगा, ये देखो कर लेते हैं, इसको हटा के आयोडीन लगा लेते हैं, ये देखो ये क्या बन गया, यहाँ से O और यहाँ पे क्या आ गया, आयोडीन, यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे एक और मिथाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या बोला, देखो ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप पे बोला है कि ये आ रहा है, तो ये भी क्या करेगा, आयोडीन को हटा देगा लात मार के, ये भी SN2 कर ही जाएगा और आयोडीन को हटा देगा, देखना ध्यान से, ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, ऐसा कंपाउंड, ये देखो अभी जे बनाने जा रहे हैं हम लोग, जे जे जे, ये देखो ध्यान से देखो, जे, ये हो गया O और यहाँ पे इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ पे ये ऑक्सीजन से फिर ये जुड़ा हुआ है जिसके मेटा पोजीशन पे NO2 है, मेटा पोजीशन पे NO2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं आगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये J हो गया हमारा, ये J हो गया। अब J में क्या बोल रहा है, NaBH4 डाल रहा है, NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस करेगा, यहाँ पे यस एक ही कीटोन दिख रहा है,
तो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस करा लेते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं। तो जो हमारा उसके बाद क्या कर रहा है, अल्कोहल यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, PBr3 डाल रहा है, मतलब यहाँ पे Br लग के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अल्कोहल की जगह क्या लिख लेते हैं, के बनाते, देखो के बनेगा, के कैसा बनेगा, ये देखो ऐसा के बनेगा, ऐसा के दिखेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, के कैसा दिखेगा, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, करेक्ट। और ये कार्बन ये इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये इससे जुड़ा हुआ है, और इसके मेटा पोजीशन पे NO2 है, करेक्ट। और यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे एक मिथाइल, ठीक है, ये बन गया हमारा। इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है हमारा 350। तो यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये हमारा जो कंपाउंड आया वो करेक्ट आया नहीं आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है कि L बन रहा है कैसा, NH3 अमोनिया पास कर दे रहा, तो Br को रिप्लेस करके क्या बना लेगा, ये देखो अमोनिया बना लेगा, Br को रिप्लेस करके अमोनिया बना लिया। ये देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये NH2 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये ऐसा, और यहाँ पे NO2, और यहाँ पे एक मिथाइल, और यहाँ पे एक मिथाइल, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, L बन गया, L बन गया, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला, M भी बना रहा है, M भी बना रहा है, क्या डाल रहा है, PHS माइनस। तो Br को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, PHS माइनस। तो M भी बना लेते हैं, देखो ध्यान से, M भी बना लेते हैं। ये देखो, ये जो M बन जाएगा वो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा S, और यहाँ पे PH, और यहाँ पे ये O, और यहाँ पे NO2, ये एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, ये M बन गया, ठीक। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह दिया हुआ है। आगे देखते हैं पूछ क्या रहा है यहाँ पे हमारा, द वॉल्यूम ऑफ 1m aqueous H2SO4 required to completely neutralize the ammonia evolved from 5.72 ग्राम, ठीक है। अब जो हमें दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है कि इसका बोल रहा है, इसका बोल रहा है L का बोल रहा है, ये देखो L का जो बोल रहा है, L का 5.72 ग्राम लिया गया है, ठीक है, जिससे क्या इवॉल्व हो रहा है, अमोनिया इवॉल्व हो रहा है, ठीक। तो हम लोग इससे सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो 5.72, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा वो देखते हैं ध्यान से, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो, दिया है क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट, नहीं दिया, तो एक बार कैलकुलेट कर लो मॉलिक्यूलर वेट, देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 286 आता है, कितना आता है 286, देखो ध्यान से, तो इसका 286, ये इतना नंबर ऑफ मोल्स इसका बन गया, ठीक है, इसका इतना नंबर ऑफ मोल्स बन गया। अब जितना मोल्स ये रहेगा, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन एक ही मोल नाइट्रोजन है इस पूरे कंपाउंड में, तो जितना मोल इसका कंपाउंड का आएगा उतना ही क्या देगा, अमोनिया देगा, क्योंकि उतना ही नाइट्रोजन इसमें है तो उतना ही नाइट्रोजन निकल के आएगा बाहर, ठीक ठीक। ध्यान से देखना, आप इतना मोल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हो जाएगा, और अमोनिया भी कितना ही होगा, इतना ही होगा, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इससे इक्वेट कर सकते हैं, किसका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, NH3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, H2SO4, ठीक है, ठीक। ध्यान से देखना, ठीक। तो इसको क्या लिखते हैं, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है कितना, 5.72 डिवाइडेड बाई 286, क्योंकि जितना उसमें नाइट्रोजन का मोल्स होगा उतना ही यहाँ पे इवॉल्व होगा, ठीक है, इनटू n फैक्टर, अमोनिया का n फैक्टर क्या होगा 1, ठीक है, इनटू इसका क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू वॉल्यूम करना होगा, 1m दिया हुआ है, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, तो 1 इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका हम अगर इसका हम बात करें, इसकी बात करें इसके n फैक्टर की, तो इसका n फैक्टर जो हो जाता है 2 हो जाता है, कितना हो जाता है 2, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो जो v की वैल्यू आ रही है, v की वैल्यू जो आ रही है वो देख लेते हैं, ये क्या हो गया, अपॉन में 100,
ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये 2 से 2 चला गया, मतलब ये जो V आ गया 0.01 लीटर, मतलब V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 ml। ठीक, इन ml पूछा है तो 10 ml निकल गया आंसर। नेक्स्ट, इन सल्फर एस्टिमेशन बाय कैरियंस मेथड द अमाउंट ऑफ BaSO4, अगेन क्या दिया हुआ 3.79 ग्राम ऑफ M लिया गया हुआ है। कितना लिया गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया गया है वो 3.79 ग्राम ऑफ N। यहां पे भी सल्फर का एक ही मोल है, यहां पे भी सल्फर, मतलब जितना इस कंपाउंड में सल्फर होगा उतना ही क्या होगा BaSO4, क्योंकि BaSO4 में भी एक ही सल्फर है, तो जितना इस कंपाउंड में होगा उतना ही BaSO4 का मोल्स भी बन के आएगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें उतना ही मोल क्या हो जाएगा सल्फर, और उतना ही मोल क्या हो जाएगा BaSO4 का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेते हैं एक बार, इसका मोल्स कितना निकल के आ रहा है उस कंपाउंड का, तो उतना ही सल्फर का मोल हो जाएगा, उतना ही BaSO4 का भी मोल हो जाएगा। तो 3.79 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लेते क्या दिया होगा, कुछ दिया होगा या नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है कुछ, हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 379, कितना आएगा 379, मतलब क्या हो गया 0.01 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे, अब देखते हैं ध्यान से आगे, तो जितना मोल यहां पे सल्फर आया उतना ही मोल, जितना मोल उस कंपाउंड का आया उतना ही मोल सल्फर होगा, और उतना ही मोल से क्या बनेगा BaSO4, क्योंकि यहां पे भी एक ही सल्फर है, यहां पे भी एक ही सल्फर है। ठीक, अब देखना ध्यान से, तो मतलब यहां पे इतना जो BaSO4 का मोल्स भी होगा वो भी कितना होगा 0.01 मोल ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, वेट पूछा है, तो वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ BaSO4 ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 233, विच विल बी इक्वल टू 2.33। ओके, डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।